नाज़रीन, पैनामा पेपर्स के बाद इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट ने पेंडोरा पेपर्स लीक किए हैं, जिसने पूरी दुनिया में थरथली मचा दी है। एक जानिब मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान इन पेंडोरा पेपर्स के अंदर शामिल हैं, तो पाकिस्तान की जो अशराफिया है उनके नाम भी इन पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। नाज़रीन, अगर कोई शख्स मेंबर के ऊपर इस्लाम की तबलीग करता हुआ नजर आए और घर जाकर ईसाइयत को या मसीहियत को प्रैक्टिस करे तो उसे मुनाफिकत कहा जाएगा। पिछले दिनों जब शौकत तरीन गैर मुल्की सरमायाकारों को यह दावत दे रहे थे कि वो पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करें, क्योंकि पाकिस्तान सरमायाकारी के हवाले से एक महफूज मुल्क है, तो लोगों ने उनकी बात सुन ली। लेकिन आज जब शौकत तरीन का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में ऑफशोर कंपनीज के नाम के साथ एसोसिएट हुआ, तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जो शख्स दूसरों को पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की सरमायाकारी की दावत देता है वो कैसे अपना सरमाया पाकिस्तान के बाहर इन्वेस्ट कर सकता है। आला सीनियर फौजी अफसरान के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। उसके अलावा वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के क्लोज सर्कल में जो लोग हैं, जिनमें फैसल वाउडा हैं, अब्दुल अलीम खान हैं और दीगर अफराद शामिल हैं, उनके नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल किए गए हैं। वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक मुतवक्का रस्मी ट्वीट किया गया है कि इस मामले की तहकीकात होंगी, इंक्वायरी होगी। लेकिन जिस तरह पैनामा पेपर्स के बाद इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात की दरखास्त देकर, तो क्या वो अपनी काबीना के लोगों के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास तहकीकात की दरखास्त देकर? मेरा सबसे बड़ा टॉपिक आज के प्रोग्राम का ये होगा जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। मेरे साथ स्टूडियोज पे मौजूद है हमारे उस्ताद सीनियर सहाफी तज्जियाकार मोहतरम अमजद इकबाल साहब। अमजद इकबाल साहब, आपने भी पेंडोरा पेपर्स देखे होंगे, इनमें जो जो नाम है वो भी आपकी नजर से गुजरे होंगे। पाकिस्तान के हवाले से इसकी इंप्लीकेशंस पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई बुनियादी तब्दीली ला सकती हैं अमजद साहब? देखिए, वैसा सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम इस तरह की, जब पैनामा पेपर्स आए या अभी पेंडोरा पेपर्स आ गए और अभी शायद हो सकता है कि एक आध साल बाद और कुछ आ जाए, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मामला ये है, हमें सिर्फ ये जो फोकस करने वाली चीज़ है कि इन मुल्कों में या इन कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट हुई उसके सोर्स ऑफ इनकम्स क्या थे, क्या वो पाकिस्तान में डिक्लेयर थे या नहीं डिक्लेयर थे। वो बाहर जाना या आना मसला मेरी नज़र में इस वजह से नहीं है कि हम पूरी दुनिया में ये तबलीग करते हैं कि आप पाकिस्तान में आएँ, सरमायाकारी करें, यहाँ पे कंपनियाँ खोलें और यहाँ पे प्रोडक्शन करें, आपको यहाँ सस्ती लेबर मिलेगी, आपको सरमाए का बेहतर रिटर्न्स मिलेगा। और वो कंपनियां आती भी हैं। अभी हम चाइना की बात करते हैं, सीपैक की बात करते हैं, ये चाइना की प्राइवेट कंपनियां भी यहाँ पे तकरीबन बिलियंस डॉलर्स की सरमायाकारी कर रही हैं। यहाँ पे बैंक्स यहाँ पे सरमायाकारी कर रहे हैं, लेकिन वो लीगल एक तो अमजद साहब बहुत अच्छा नुक्ता है कि उन सोर्सेज का, उन जराए दौलत का पता चलना चाहिए जिनकी वजह से वो ऑफशोर इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हुई। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि एक ग्रेड 20 या ग्रेड 21 का सरकारी अफसर, चाहे वो सिविलियन सफियर से हो या मिलिट्री सफियर से हो, अगर उसकी मैक्सिमम टेक होम सैलरी 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख है और वो अचानक रिटायरमेंट के 2 महीने के बाद $80 करोड़ की एक ऑफशोर कंपनी खोल लेता है, तो रियासत को और उन अवाम को कोई हक नहीं पूछने का जिन्होंने उसको सारी उम्र पे दी है? अमजद साहब, नहीं, पूछने का हक पूरा है, बल्कि उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं यही अर्ज कर रहा था कि असल में जो जायज दौलत है ना, उसके ऊपर आप दुनिया में जहां मर्जी जाएं, पूरी दुनिया में ये कवानीन मौजूद हैं। आप जायज जराए से कमाई हुई दौलत, मुल्कों को टैक्स दिया गया हो और आप अपने सरमाए को, जहां से आपको बेहतर रिटर्न मिलता है, वो आपकी अपनी मर्जी है ना कि आप कहते हैं नहीं, हमने अपने वतन में ही पैसा लगाना है, सरमायाकारी करनी है, बिजनेस करना है या बाहर जाके करना है, ये आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो आप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे जराए आमदनी नहीं है कि जी कि मैं एक बड़ी गाड़ी खरीद सकूं या मैं बहुत बड़ा घर खरीद सकूं और जाके मैं वहां पे एक ऑफशोर कंपनी बना लूं बिलियंस डॉलर की। एक बात अमजद साहब की, ऑफशोर कंपनी बनाने का बुनियादी मकसद ही अपने मुल्क के अंदर अपनी दौलत को छुपाना और टैक्स से बचना होता है, क्योंकि अगर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उन्हें ऐसे ही नहीं टैक्स हेवंस कहा जाता, वहां पर एक्चुअली आपकी जेब से कोई टैक्स काटा ही नहीं जाता, बल्कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आप उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकें। अमजद साहब, नहीं, एक पहलू ये है जो आप कह रहे हैं कि वहां पे ऐसी दौलत जाती है,
ऐसे लोग हैं, लेकिन टैक्स बचाने के लिए जैसे अभी हम आजकल देख रहे हैं, बड़ी वजाहत भी आ रही है अलीम खान साहब की, मिनिस्टर है, सीनियर मिनिस्टर है पंजाब के, वो कहते हैं मेरी तो 2015 से डिक्लेयर्ड कंपनी है और मैंने अपने गोशवारों में भी जाहिर की हुई है और उसका टैक्स भी पे किया हुआ, मैंने वहां जाके कंपनी बना ली टैक्स बचाने के लिए या वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसमें कोई होनी नहीं चाहिए, कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बात इसमें करने वाली है वो ये जो आप कर रहे हैं कि मेरे ज़राए आमदनी नहीं है उतने, तो मैं कैसे जाके बनाई, मुझे बताना चाहिए, मुझसे पूछा जाना चाहिए। ये जैसे आपने शुरू में बात की कि जो पहले हुआ कि जी हम कर रहे हैं तहकीकात और कुछ भी नहीं होता। आज वज़ीर-ए-आज़म ने एक और कल ट्वीट के बाद आज उन्होंने किया एक 3 रुकनी कमेटी बना दी अपनी सरबराही में कि जी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि जी कि वो वज़ीर-ए-आज़म अपने साथ 2 अरकान उन्होंने लिए और इन 700 बंदों की इन्वेस्टिगेशन के लिए कि क्या वो सारे इदारे इसके ऊपर लगाएंगे। अब क्या कल एक मैं सुन रहा था एक राय, छोटी सी मैं बात करना चाहता हूं, वो ये है कि जी कि इसमें आपके पास FBR मौजूद है। आजकल तो इतना एडवांस सिस्टम है, आप उसमें अपना ID कार्ड नंबर किसी का भी डालें, आपको पूरा डाटा आ जाता है कि उसके क्या उसके ये जो डिक्लेयर्ड कंपनी है या नहीं डिक्लेयर की गई या इसके जो इन्होंने टैक्स पे किया हुआ वो एक दिन का काम है। मैं वापस आपके पास आऊंगा। अमजद साहब, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मोहम्मद खान मदनी मौजूद है, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मदनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शुक्रिया मदनी, बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है जिसमें अब्दुल अलीम खान शामिल हैं, फैसल वाउडा शामिल हैं, उसके अलावा खुसरो बख्तियार के भाई शामिल हैं, आपकी जो सीनियर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है वो शामिल है, उन सब के नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं जो वजीर आजम इमरान खान के इनर सर्कल में समझे जाते हैं। कैसा लग रहा है आपको? अवैस साहब, उससे पहले आप बहुत शुक्रिया आपका, आपने तहरीक इंसाफ को मौका दिया। उससे ज्यादा आप मीडिया के हजरात जो हैं वो टाइकोज, उनका भी नाम आए हैं, उनका भी बड़े बड़े साहब वो भी है। फिर उसके वो तो नहीं छोड़ना, आप लोग तो पाकिस्तान में तब्दीली का नारा लगाकर आए थे, आप लोगों ने ईमानदारी की मिसालें कायम करनी थी, आप लोगों ने पाकिस्तान को रियासत मदीना में तब्दील करना था, जहां खलीफा जो मिंबर पर खड़ा हुआ खुतबा दे रहा हो उससे पूछा जा सकता है कि अगर तुम्हें बैतुल माल के अंदर से एक कुर्ते का कपड़ा दिया गया था तो तुमने 2 कपड़ों के बराबर कुर्ता कैसे पहन रखा है? मदनी जी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में जो जितने उनके नाम आए हैं उसमें उनके लिए तहकीकात का हुक्म दिया है और इंशाअल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म माजी के हुक्मरानों की तरह न चोर है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तो कहा करते थे कि जिस भी पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर बदउनवानी का और करप्शन का इल्जाम लगे तो वो तहकीकात मुकम्मल होने तक इस्तीफा दे और उसके बाद अगर उसके ऊपर बदउनवानी साबित ना हो तो वो दोबारा अपने ओहदे को ज्वाइन कर सकता है। तो क्या आप अब्दुल कलीम खान का, आप लोग शौकत तरीन का, चेयरमैन वापटा का इस्तीफा ले रहे हैं? जी, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब का वो मौक़िफ़ ठीक था और उसके मुताबिक जो है मेरा ख्याल है कि इस्तीफा उस वक्त तक लेना चाहिए उनको, खुद वॉलंटरीली जिनका नाम आया है वो क्लियर अपने आप को कर लें तो उसके बाद दोबारा भी नहीं लेना चाहिए। ये तो लोग कह रहे हैं ना, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर नहीं लेती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी कॉल ऑफ फेल के अंदर तजाद को इस्टेब्लिश करेगी ना। मदनी, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का जो आपने बताया है सबको पता है, तो मेरा ख्याल है इस पे भी पार्टी कंसिडर करेगी। अच्छा मदनी जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। राना अरशद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। राना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। राना साहब, जिस तरह से मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्तर का नाम झूठे अंदाज में एक निजी चैनल के ऊपर बार बार सुर्ख रंग के बॉक्स के अंदर चलाया गया कि उनका नाम पेंडोरा पेपर्स में शामिल है, जिसके ऊपर मरियम नवाज ने कोर्ट में जाने की भी धमकी दी है अगर आपने माफी ना मांगी, जरा इस वाक़े पर कमेंट करना चाहेंगे राना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके टीवी चैनल, आपके चेयरमैन साहब, आपकी फहम फरासत पर आपको दाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ जिस तरह मेरे दोनों भाइयों ने बड़ा अच्छा अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये पेंडोरा बॉक्स जो खुला है ये तो हकीकत में माशाल्लाह वो जो एक पूरी टीम है
इमरान खान की क़यादत में, ये तो एक वुज़रा की टीम है जो डकैती मारते हुए दिन दहाड़े पकड़े गए हैं। इसमें मैं समझता हूं कि जुनैद सफदर साहब हों, मैं हूं या आप हों, अगर किसी की ऑफशोर कंपनी की तरह अगर पेंडोरा बॉक्स में नाम है तो वो आना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो पीटीवी जो मेरे घर के बिजली के बिल में भी टैक्स लेता है, हमारे टैक्स पे चलने वाला पीटीवी, और पीटीवी के बाद हमारे टैक्स से लेने वाले वफाकी वुज़रा, वो फवाद चौधरी हो या वो फैसलाबाद का एक काउंसलर, क्या नाम है, जो एक यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ था, वो शबाज गिल, उनको कौम से माफी मांगनी चाहिए। और अगर जुनैद के हैं डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ, वो कौम के सामने लाएं। वो जो एक राना साहब मेरी बात सुनिएगा कि अगर इसहाक डार के साहबजादे अली डार की ऑफशोर कंपनीज निकल आती हैं जो पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना थे, अगर शर्जील मेमन की ऑफशोर कंपनीज निकल आती हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, अगर फैसल वाउडा की निकल आती है, अब्दुल अलीम खान की निकल आती है, खुसरो बख्तियार की निकल आती है, शौकत तरीन की निकल आती है, तो इसका मतलब है कि इस गंगा में तो सब लोग हाथ धो रहे हैं ना। अवैस इशू ये है कि अगर अली डार की है तो अली डार खुद जवाबदेह है। अली डार पार्टी का ऑफिस बेरर नहीं है। अली डार ने कोई ऑफिस एंजॉय नहीं किया। हाँ, अगर उनके वालिद साहब ने किया तो उनके वालिद साहब भी जवाबदेह हैं। और अली डार साहब जहां बिजनेस कर रहे हैं वहां के रूल्स और पाकिस्तान के रूल्स में अगर कहीं पर वो इस जद में आते हैं जो आना चाहिए, मैं तो नहीं तो आप लोगों की जमात से आप लोगों की जमात की जानिब से जब साबिक चेयरमैन सीपैक के साहबजादों से उनकी दौलत का हिसाब मांगा गया था, जब पापा जॉन्स का स्कैंडल मंजर आम पर आया था, फिर वो भी गलत था राना अरशद साहब? कहा मैंने अर्ज किया है आपकी खिदमत आलिया में कि अगर अली डार इन्वॉल्व है तो हमें कोई इतराज नहीं, उसके प्रूफ कौम के सामने लाए। और किसी का बेटा होना जुर्म नहीं। अगर वो इन्वॉल्व है, मैंने तो अर्ज किया है कि कोई भी इन्वॉल्व हो तो वो जवाबदेह है। वो जिसका नाम आपने लिया, क्या वो पिज्जा पूजा वाला, वो खुद इन्वॉल्व थे, साहब बादर। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज फैसल वावडा कौन है? वो अलीम खान जो पार्क व्यू से अपनी जिंदगी का सफर करने वाले आज सीनियर मिनिस्टर है जनाब, आपके सबसे बड़े सूबे के। उनके ऑफशोर कंपनी, उनका पनामा में भी नाम था, पनामा में न्याजी एंड कंपनी का भी नाम था, इमरान खान की कंपनी थी, इसकी 3 साल की कंपनी थी। तो वो पनामा वाले 365 केसेस का क्या बना? बिल्कुल ठीक है राना साहब, जरा एक मिनट दीजिएगा मुझे। अमजद इकबाल साहब ये बताइएगा कि जिन लोगों के पेंडोरा पेपर्स में नाम आए हैं जो कि सियासतदान भी हैं, साबिक सरकारी अफसरान भी हैं, तो ऐसे में आपने खुद कहा कि 3 रुकनी कमेटी तो काफी नहीं है ना, ऐसे में तो नैब को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जो कि एक आजाद इंडिपेंडेंट इदारा है करप्शन की तहकीकात के लिए। आपको लगता है कि ये लोग जो इस वक्त सरकारी ओहदों के साथ या वजारतों के साथ चिमटे हुए हैं, ये इन तहकीकात को शुरू होने देंगे? और अगर शुरू हुई तो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होंगे अमजद साहब? ये यकीनन होंगे, और हमेशा से ऐसा ही होता है पाकिस्तान के अंदर। आपने देखा कि एहतसाब का क्या उसमें कुछ निकला अभी तक किसी के खिलाफ, और उसको आप ये कह लें कि जी कि वो एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, पार्टियां कर रही हैं, वो उनके खिलाफ कर रहे हैं, उनके खिलाफ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं और जिनका पता है कि जी कि ये करप्शन हुई है, लेकिन वो केसेस ही नहीं मुकम्मल होते, वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं मुकम्मल होती, वो साल साल तक चलती रहती है, और आखिरकार कहीं ना कहीं कोई नया एक या तो कोई ऑर्डिनेंस आ जाता है या कोई कानून में तब्दीली आ जाती है, और वो पिछले केसेस सारे वो आप नहीं समझते कि जिन लोगों का नाम पेंडोरा पेपर्स में आया है उनका पनामा लीक्स की तरह कुछ बिगड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि किसी का बिगड़ेगा कुछ भी, क्योंकि उसकी रीजन है अगले 2 साल बड़े इंपॉर्टेंट है। अगले ये जो इलेक्शन चल रहा है, ये इलेक्शन की तैयारी का साल है। ऐसे में ना हुकूमत कोई रिस्क लेगी, ना ही कोई अपोजिशन इस तरह का कोई रिस्क लेगी कि उसके बंदों के नाम इस तरह का जो कुछ सामने आ जाए और वो उनके खिलाफ कोई केस हो। एक इसमें जो हमें मुतालबा करना चाहिए, मैं कहता हूं बतौर शहरी आपको करना चाहिए, कि वो है कि ऐसे गैर जानिबदार और ऐसे लोगों का कोई कमीशन बना दें, 8-10 लोग लें, जुडिशरी से हो, ब्यूरोक्रेसी से हो, या कोई और दीगर इदारों से लेके उनको
छोड़ दें सिर्फ इसी काम के लिए कि जी आपके पास ये टाइम फ्रेम है, आपने 2 माह के अंदर, मैं तो आपको कह रहा था कि ये 24 घंटे का काम है, 2 दिन का काम है, 3 दिन का काम है, उनको 2 महीने का टाइम दें भाई। 2 महीने के अंदर आप ये बता दें इसमें कौन कौन किस किस की दौलत जो है वो कानूनी है, किस किस की गैर कानूनी है, उनके अवाम के सामने 2 महीने के अंदर 700 लोगों की दौलत का मुहासबा करना पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल है। ये सारे आप ये देखिए, इन सब का डाटा जितने भी जो ऑफशोर कंपनी बनाता है वो आम आदमी की तो नहीं है, वो आपकी तो नहीं है, मेरी तो नहीं है, हो सकता है हम फाइलर भी ना हो, लेकिन इन सब का डाटा एफबीआर में तो मौजूद है ना। आप एफबीआर में सिर्फ उनका आईडी कार्ड नंबर डालें, आपको पूरा डाटा आ जाएगा सामने कि क्या इन्होंने डिक्लेयर की हुई है। अगर नहीं डिक्लेयर, आप क्या चाहते हैं कि एफबीआर का जो ऑनलाइन सिस्टम है वो एक मर्तबा फिर बैठ जाए? 700 लोगों से बैठ जाएगा यार, ये 700 लोगों से, ये कितना बड़ा कोई कितने लोग हैं? 700 हो सकता है कि उसमें एक बंदा भी 7000 के बराबर हो। ये वो उसका ये आप कह सकते हैं कि उसका वेट बहुत ज्यादा होगा या दौलत इतनी होगी कि वो उसमें ना आ सके। ये बात आपकी ठीक लगती है, लेकिन 700 लोगों के आप 700 आईडी कार्ड नंबर डालते हैं ना, आप 50 बंदों को बिठा दें तो कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट में वो आपका जवाब। आपको मेरी आवाज आ रही है? बदी, मुझे ये बताइएगा कि जिन वजीर खजाना को आप लोगों ने मुंतखब किया फाइनली आज की तारीख में पाकिस्तान को सर्व करने के लिए, शौकत तरीन साहब को, उनकी भी ऑफशोर कंपनीज निकल आई हैं। वो कुछ दिन पहले गैर मुल्की सरमायाकारों को दावत दे रहे थे कि वो पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करें। पाकिस्तान का जो इमेज टार्निश हुआ है, पाकिस्तान का जो वकार था वो मजरू हुआ है कि जनाब ये उस मुल्क का वजीर खजाना है जो दूसरे सरमायाकारों को कहता है कि मेरे मुल्क में आकर सरमायाकारी करो, और खुद इसने ऑफशोर कंपनीज बना रखी हैं। मदनी, देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये जो है उनको थोड़ा टाइम दें, वो तहकीकात कर रहे हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं इंशाअल्लाह कि वो जो है जो भी इसमें मुलव्वस है, जिसने पाकिस्तान का पैसा लूटा है और जो कौमी मुजरिम है, इंशाअल्लाह ताला वो इंसाफ के कटहरे में आएगा इंशाअल्लाह। नहीं, वजीर आजम तो तहकीकात करने से उन्हें किसी ने मना नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर अगर एक शख्स ऐसा बैठा है जो गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की तरगीब दे रहा है और उसकी अपनी सारी दौलत ऑफशोर कंपनी से निकल आती है, तो उससे जो पाकिस्तान का इमेज टार्निश हुआ है, हो सकता है शौकत तरीन साहब बिल्कुल बेकसूर हो, लेकिन जो पाकिस्तान का वकार मजरू हुआ है इन लोगों का नाम सरफेस होने से, उसकी आपको कोई फिक्र नहीं है? मदनी, नहीं, देखिए बिल्कुल हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को पाकिस्तान का वकार जो है वो सबसे, इसीलिए अभी तक वो फाइनेंस मिनिस्टर की सीट पर बरकरार है। देखें, वो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वज़ीर आज़म साहब ने सुबह हुक्म दिया है, जो ही हुआ है वो उसके ऊपर तहकीकात हो रही है, जो भी इंशाल्लाह इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी है, दुआ भी है इंशाअल्लाह। नहीं, इन द मीनवाइल जो लोग एक्यूज्ड हैं मदनी, वो अपने ओहदों पर काम करते रहेंगे। ऑपोजिशन लीडर इमरान खान के मुतालबे के बरखिलाफ जो कहा करते थे कि ऐसे लोगों को तहकीकात मुकम्मल होने तक मुस्ताफी होना चाहिए। ये एक हसास मामला है और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की गुडविल भी है इसमें कि वो जो है वो इस मामले को टेकअप कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो इसको आसान तरीके से। उन्होंने तो चीनी स्कैंडल को भी टेकअप किया था ना मदनी, उन्होंने तो चीनी स्कैंडल को भी टेकअप किया था, उन्होंने आटे के स्कैंडल को भी टेकअप किया था, उन्होंने डॉलर की बढ़ती हुई कीमत का इनको टेलीविजन से पता चला था। तो वो जिस मामले को टेकअप करते हैं उसका कोई मंतकी नतीजा निकलता नहीं है। वो कतर के दौरे पर थे तो उन्होंने कहा था कि मैं वापस आकर सानिया साहिवाल के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा, उन्होंने तो उस मामले को भी टेकअप किया था। आज तक वजीर आजम जिस मामले को टेकअप किया है उसे मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया? मदनी, देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर माफिया है वो भी एक्टिव होता है। हमें जरा सारी पिक्चर को लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। माफिया पाकिस्तान में जो साबिका हुक्मरान गए हैं उनकी आजकल क्या एक्टिविटीज है? साबिका हुक्मरान तो आज की आपकी मौजूदा काबीना में है। जी हाँ जी, तो वो उनकी जो साबिका हुक्मरान गए हैं दूसरी 2 बड़ी पार्टीज, उनका सारों का फोकस ये है कि हर मामले में एक्सप्लॉइट करके और उस मामले को और आप लोग एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, इतना ज्यादा भयानक शक्ल में ले आए कि वो जो है अवाम उससे तंग। सर मदनी जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। राना अरशद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी मैं आपको आपने मदनी का जवाब सुना। मैंने उनसे जब पूछा कि माजी के इमरान खान कहा करते थे कि तहकीकात मुकम्मल होने तक जिस बंदे पर इल्ज़ाम हो उसे मुस्ताफ़ी होना चाहिए, तो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन जो दूसरों को कहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करो, जब उनकी ऑफशोर कंपनीज निकलती हैं तो पाकिस्तान का वकार मजरू नहीं होता? राना साहब, अवैस इकबाल साहब, मैं अर्ज करूंगा इंतहाई अदब एहतराम से, आज भी इमरान खान खिताब कर रहे थे और रियासत मदीना का नाम ले रहे थे। जी हाँ, उसमें शौकत तरीन भी मौजूद थे और सामने वो गैंग बैठा हुआ था जो अली बाबा 40 चोरों के रूप में 22 करोड़ आवाम का ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें प्लीज। अली बाबा नहीं कहता, नहीं प्लीज ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें, फिर जब वो लोग इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप लोग एहतजाज करते हैं। प्लीज डिसेंट वर्ड्स इस्तेमाल करें। चलो आपसे मादद करता हूँ, पिछली हुकूमत भी चोर थी, ये ठीक है, ये ठीक है ना। पिछली चोर हुकूमत के दौर में 100 रुपए की 2 किलो चीनी मिलती थी, रियासत मदीना के खुलफा के दौर में 115। इसका जवाब दिया राना साहब उन्होंने। मेरी बात सुने। नहीं राना साहब, इस बात का जवाब वजीर आजम ने ये दिया, उन्होंने बाकायदा पर्चा पढ़ के सुनाया कि आलमी मंडी में कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, कोरोना की वजह से सप्लाई चेन मुतासिर हुई है, इस वजह से कीमतें बढ़ी हैं। हमारा कोई कसूर नहीं है, ये कहा उन्होंने। मैं अर्ज करता हूं, मैं इस पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया सल्तनत में का रहने वाला हूं, शाहकोट का रहायशी हूं, वहां से इलेक्शन कंटेस्ट कर, और मेरे भाई 1400 रुपए की गंदम मियां नवाज शरीफ के दौर में थी तो रोटी 5 से 6 रुपए की थी। रियासत मदीना ने 400 रुपए गंदम महंगी की, 1800 की तो रोटी होगी 12 रुपए की। तो उससे किसानों को भी तो फायदा हुआ ना, किसानों की जेब में ज्यादा पैसे गए। अगर आधा मिनट अर्ज करने का मौका, किसान को फायदा नहीं हुआ मेरे भाई। किसान को नवाज शरीफ के दौर में 5 रुपए 35 पैसे का बिजली का यूनिट मिल रहा था, आज 25 रुपए का मिल रहा है। नवाज शरीफ के दौर में किसान को 2500 की DAP मिल रही थी, आज रियासत मदीना के खुलफा के दौर में 7,000। नवाज शरीफ के दौर में 75 रुपए 70 से 75 रुपए का किलो सरिया लोहा मिल रहा था, सरिया मिल रहा था, आज 190 रुपए। कैलकुलेशन करें, नवाज शरीफ के दौर में 450 रुपए का सीमेंट की बोरी थी, आज 700 रुपए क्रॉस कर चुका है। मेरे मुल्क में गंदम पैदा होती, मेरे मुल्क में गन्ना और ये माफिया कौन है? ये तनकीद ठीक है, ये हुकूमत वाले हैं, हुकूमत वाले माफिया चूस रहे हैं। राना साहब मेरा ख्याल है कि काफी हद तक दुरुस्त बातें कर रहे हैं कि देखिए ये बात ठीक है कि 1400 से 1800 रुपए हुई पंजाब में गंदम की जो कीमतें इसकी स्पोर्ट प्राइस है, लेकिन रोटी जो है डबल से भी ऊपर चली गई है ना। बाकी चीजें इसकी मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय है कि इसमें जो इंटरनेशनल मार्केट की वज़ीर-ए-आज़म बात कर रहे हैं उसको किसी हद तक आप जस्टिफाई कर सकते हैं वो, लेकिन एक चीज जो हुई यहाँ पे आपने डॉलर को आजाद कर दिया और उसको कोई कंट्रोल नहीं है, उसकी बेशुमार वजूहत आपको नजर आ रही हैं कि क्योंकि IMF से मुआहदा यही हुआ था ना? वो मैं वही कह रहा हूं कि उसकी बेशुमार वजूहत है ना जी। उसकी ये वजह भी है कि जी कि आप डॉलर को आजाद छोड़ें, और जब डॉलर की कीमत जो बढ़ती जाएगी उसमें सारे उसमें खाद भी इंपोर्ट होती है, यहाँ पे हमारे अपने तो थोड़ी सी बनती है, बाकी ज्यादातर जरिए अद्वियात वहां से बाहर से आती हैं। आपकी बिजली दिन ब दिन आज 1 रुपया 65 पैसे पर यूनिट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। आज के दिन में आप अंदाजा कर सकते हैं ना कि ये सारा कुछ हर चीज के ऊपर अफेक्ट हो रहा है, और ये कीमतें जो आज वज़ीर-ए-आज़म ने भी खुद कहा कि मुझे पता है कि जी का अवाम बहुत परेशान है, लेकिन फिर वो हौसला दिलाते हैं कि घबराए ना, बस अच्छा वक्त आने वाला है। वो अच्छा वक्त कब आएगा? अच्छा मदनी, इस सारी सूरत हाल में पेंडोरा पेपर्स के जितने भी नॉमिनीज हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई जब होगी सो होगी, लेकिन आप लोगों की गवर्नमेंट ने जो मुर्गियां तकसीम करने का एक इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया था, वो प्रोग्राम कहां तक पहुंचा मदनी? उस पे शुरू में तो मजाक उड़ाया गया था वज़ीर-ए-आज़म साहब का, मगर हकीकतन ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। स्टॉक और एग्रीकल्चर ही हमारा मदनी है वो है। जी बिल्कुल है, और इंशाल्लाह ये फ्लरिश होगा। पाकिस्तान ओवर कैपेसिटेटेड है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, और इंशाल्लाह 1 साल से एक मुर्गी भी तकसीम नहीं हुई है। नहीं ऐसा नहीं है, वैसा मुर्गियों या मुझे आवाज नहीं आई उनकी मुर्गियों की। नहीं ऐसा नहीं है, वैसा मुर्गियां नहीं तकसीम हुई है। लाइव स्टॉक का लंगर खानों के फंड्स भी बंद कर दिया आप लोगों ने।
मेरा अपना ये ख्याल नहीं है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो उस पर चल रहे हैं कर रहे हैं। जिना अस्पताल में कैंसर की अद्वियात भी बंद कर दी आप लोगों ने? नहीं, इसकी मैं आपको इंफॉर्मेशन लेके डेंगू का टेस्ट 90 रुपए से बढ़कर 3,500 का कर दिया आप लोगों ने। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना, हेल्थ है ये यास्मीन आशिफ साहिबा क्या है, तो उनका स्पोक्स पर्सन जो थे वो मेरे साथ थे थोड़ी देर पहले। अभी मुझे सही नहीं पता, मैं कल चेक करके फिर आप चले बद्री, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। राना साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नासिर, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे बात करनी है एक इंतहाई खौफनाक और अलार्मिंग सिचुएशन की, और वो है डेंगू वायरस के मुतालिक। पिछले 24 घंटों के अंदर सिर्फ लाहौर शहर में डेंगू के 153 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो अपने अंदर एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इससे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि डेंगू को टेस्ट करने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर एक फीस मुकर्रर की गई थी साबिक दौरे हुकूमत में 90 रुपए, उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। हर प्राइवेट लैब का जितने पैसों का दिल करता है उतने पैसों का तकाजा करती है। आपको फॉकिंग करने वाली गाड़ियां नजर नहीं आती जो पिछले दौरे हुकूमत में नजर आया करती थी कि गवर्नमेंट जो है एक्टिव है और वो इस सीजन से पहले ऐसा कुछ कर रही है कि आपके इलाके से डेंगू लार्वा को तल्फ किया जाए। मियां नवीद मेरे साथ मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ है लाहौर रंग के। नवीद, ये बताइएगा कि डेंगू इतनी तेजी से फैल रहा है, इसकी वजह क्या है? अजीब है, बिल्कुल इतनी तेजी से जो फैल रहा है इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, चूंकि तकरीबन 2 साल से कोरोना के हवाले से तमाम इकदाम और स्टेप्स लिए जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान जो है वो डेंगू ने हमला किया और डेंगू के हवाले से हमने तमाम काम को नजरअंदाज कर दिया। तकरीबन 1 या 1.5 साल से किसी किस्म की लार्वा फरामद नहीं की गई, लार्वा को तलब नहीं किया गया। लार्वा तलब ना होने की वजह से इस वक्त लाहौर में जो है वो डेंगू के केसेस जो है वो तकरीबन, मैं समझता हूँ कि अस्पताल भरे पड़े हैं। आज एक निजी अस्पताल के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, एक मरीज बता रहा था कि वहां पर बेड नहीं मिल रहा जो है वो डेंगू वार्ड में। तो बाकी अस्पतालों में अगर बात करें तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जनरल अस्पताल का रात गए सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर अहमद काजी की जानिब से विजिट किया गया तो कोरोना और डेंगू के डॉक्टर एक ही था, जिसकी वजह से फौरी तौर पर उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। इस तरह के काम है कि अस्पतालों में कोरोना और डेंगू काउंटर ही एक है, और डेंगू के ऊपर काम ना करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कोरोना खाते रहे, लेकिन डेंगू जो है इस वक्त इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त बारिशें भी हुई और मौसम भी है और साफ पानी के अंदर जो है वो ये डेंगू मच्छर की अफजाइश होती है। नवीद, जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। डॉक्टर सलमान हसीब ने मुझे ज्वाइन किया, सदर है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के। डॉक्टर सलमान, क्या सिचुएशन है इस वक्त लाहौर शहर के अस्पतालों में डेंगू वायरस को लेकर? इस वक्त सर लाहौर में और पूरे पंजाब में, बल्कि लाहौर में खुसूसन जो है डेंगू बड़ी तेजी से फैल रहा है और इसका जो लार्वा है वो बड़ी तेजी से फैलाइश पा रहा है। गुज़श्ता कई सालों से अल्लाह ताला के फजल से हमारी डेंगू से जान छूटी हुई थी। उसकी वजह ये थी कि हुकूमती सतह पर जो लार्वा को तलफ करने के इकदाम थे वो बड़े तेजी से किए जा रहे थे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारा जो डॉक्टर हॉस्टल है वहां से भी केसेस आ रहे हैं, जो नर्सिंग हॉस्टल है, जो कॉमन अवाम है, उनके बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में। और ये जो अगर आप देखें द इंसिडेंस ऑफ द पेशेंट, आपके हॉस्पिटल में स्पेशल फंड्स एलोकेट किए गए हैं, सेपरेट वार्ड्स बनाए गए हैं डेंगू के लिए डॉक्टर सलमान? देखिए, मसला इस वक्त ये है कि एक तरफ तो हमें मसला दोबारा चौथी वेव कोरोना की आई हुई है, तो अस्पतालों में पहले आपको पता है दूसरे मरीजों की जगह नहीं होती, तो उनके लिए वार्ड मुख्तस किए गए थे। अब ये डेंगू है और इन वार्ड्स को, इन डेंगू वालों को कोरोना के साथ रखा नहीं जा सकता, तो अस्पतालों में भी जगह की शदीद कमी है। नए वार्ड बिल्कुल बड़ी तेजी से अस्पताल इंतजामिया शायद बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुमकिन उनसे नहीं हो पा रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, डॉक्टरों की जो 1.5 साल से भर्ती नहीं की गई, ना प्राइमरी सेकेंडरी में नर्सिस की कमी है। अभी नर्सिस 1000 से ज्यादा नर्सिस तो कुवैत भेज दी है, और पिछले डॉक्टर यास्मीन राशिद एक्टिव हैं अस्पतालों के विजिट में, मुआयने में, फैसिलिटीज का जायजा लेने में? डॉक्टर सलमान, उन्हें हमने देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और मीडिया से वो गुफ्तगू तो कर रही होती हैं, लेकिन अभी शायद सूरत हाल जो है वो बड़ी मुश्किल है।
अभी तो कोरोना का जो है उसका मुकाबला नहीं हो पा रहा था, चौथी वेव का, हमारे वेंटिलेटर्स, हमारे आईसीयू भरे हुए थे, ऊपर से ये आ गया है, डेंगू आ गया है। और डेंगू में चूंकि किसी एक डिपार्टमेंट का फेलियर नहीं है, इसमें डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा फेलियर है, इसमें जो डिजीज कंट्रोल वाले कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल वाले हैं उनका बड़ा, एपिडेमियोलॉजिस्ट है उनका बहुत बड़ा फेलियर है। क्योंकि अगर जो लार्वा अफजाइश पा जाएगा और मच्छर डेंगू का आ जाएगा तो फिर मरीजों को तो। डॉक्टर सलमान जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। अमजद साहब ये बताइएगा कि साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौर में जो डेंगू पर काबू पाने के लिए इकदामात थे, जो प्रोएक्टिव नजर आती थी गवर्नमेंट, जो फॉगिंग मशीन्स हमें नजर आती थी, वो इस उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में नजर नहीं आती, क्यों? ये मिसमैनेजमेंट है और मैं समझता हूँ कि ये इंतज़ामिया की और ख़ुसूसी तौर पर हेल्थ मिनिस्ट्री की नाअहली है। ये डॉक्टर साहब जिन कमियों की निशानदेही कर रहे हैं, ये तो हस्पतालों में जाके ना पेशेंट वहाँ पे जाएगा, उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन बात यह है कि इसको, इस बीमारी को, ये हर साल कुछ ना कुछ 2, 4, 10, 20 केस आते रहे हैं, लेकिन हमने इसको इस सीजन में वबा बना दिया है। कोरोना खत्म, कोरोना की बात, कोरोना तो पिछले कई दिनों से 5% से नीचे चला गया हुआ है। इस वक्त केसेस उसके बहुत कम हैं, लेकिन हमने इसको, ये पिछले 2 माह से इसकी निशानदेही हो रही थी हल्की फुल्की कि जनाब ये डेंगू आ सकता है, डेंगू आ सकता है। उसकी वजह यह है कि बार बार बारिशें हो रही हैं और जगह जगह पानी खड़ा है और इसके ऊपर स्प्रे होना चाहिए। आपने फॉगिंग मशीनों का जिक्र किया, वो जो स्प्रे करती हैं मशीनें वो होनी चाहिए। और घरों के अंदर मतलब सर्वे कहीं हुए हैं कुछ इलाकों में, अच्छे इलाकों में जो डेंगू सर्वे जो होते हैं वो आके निशान लगा के घर के ऊपर चले जाते हैं। हो सकता है ना अमजद साहब की हुकूमत समझती हो कि मच्छर खुदा की मखलूक हैं, जिन्हें मारने से अच्छा नहीं होगा कि उनकी आह लगेगी। तो कोरोना भी तो खुदा की मखलूक ही होगा ना, फिर उसके पीछे क्यों इतना लगे हुए हैं? वो अगर खुदा, तो इंसान भी खुदा की मखलूक है और ये अशरफुल मखलूकात इसको कहा गया है, इसको बचाना ज्यादा अफजल है। टोटल मिसमैनेजमेंट है। हाँ, तो ये मुझे तो यही लगता है इस पे कि जी कि ये इनको करना चाहिए था, 2 माह पहले इसके इंतजामात करने चाहिए थे, हमें बार बार स्प्रे करने चाहिए थे। और आज ये डॉक्टर साहब की बात दुरुस्त है कि ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, पूरे पंजाब में, और सिर्फ पंजाब की भी बात नहीं है, पर खैबर पख्तूनख्वा कराची में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी तक बचा हुआ अगर नजर आता है किसी हद तक, वो शायद मौसम की वजह से है, जिस वजह से वो बलूचिस्तान है। नवीद, आपको मेरी आवाज आ रही है? नवीद, आपके पास हमेशा फिगर्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। साबिक दौरे हुकूमत में डेंगू के ऊपर जो फंड्स खर्च किए जाते थे, दावा ये किया जा रहा है महकमा सेहत पंजाब की जानिब से कि अब उन फंड्स में खातिर खा इजाफा कर दिया गया है, लेकिन हमें ग्राउंड पर टीमें नजर नहीं आती। तो ये लोग क्या सिर्फ फेसबुक पेजेस के ऊपर, ट्विटर पेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं? वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि फंड्स का मसला नहीं है। यकीन मानिए कि इंतहाई परले दर्जे की बात इंतजामी सरकारी अस्पतालों में या महकमा सेहत में, ये बात नहीं है कि फंड्स की बात करें। इनको कोई पूछता है, ना इनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग कर रहा है, ना इनके ऊपर जो बैठा बंदा है। ये बात इंतजामी 70%, मैं दावा करता हूँ कि 70% ये मसाइल खत्म हो सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों में या महकमा सेहत के जो 70% मसाइल, वो है मसाइल जो वहाँ का एमएस या वहाँ का हेड खत्म ही नहीं करना चाहता, वो अपनी सीट पर बैठा होता है। ये ऐसी बात मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ के दौर में मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, जब उसका दौर था फिर भी हमारी तरकीब थी, लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं कि उस दौर में हर एमएस को, हर ब्यूरोक्रेट को डर था, लेकिन आज किसी का डर ही नहीं है। किसी वजीर सेहत का डर नहीं है, किसी वजीर पंजाब का डर नहीं है, किसी मिनिस्टर का डर नहीं है। अस्पतालों के अंदर 70% या महकमा सेहत में या डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम में 70% मसाइल वो है जो बद इंतजामी है, गफलत है, जो काम लोग। डॉक्टर सलमान, आप मियां नवीद से एग्री करते हैं? ये बिल्कुल बिजा फरमाया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आप देख रहे हैं कि अस्पतालों में परमानेंट एमएस नहीं है, परमानेंट प्रिंसिपल्स नहीं है, एक्सपर्ट प्रिंसिपल्स नहीं लगाए जा सके। जो हमारा एक डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप था, ये आपको याद होगा, ये मरहूम फैसल मसूद साहब की क़यादत में जितना शानदार काम कर रहा था, आजकल ये टोटल फ्लॉप है, फेलियर है। इसकी मीटिंग हुआ करती थी आमतौर पे महीने में
ये बाय लॉ उन्होंने जरूरी बनाया था कि जब सर्दियां हो गर्मियां हो महीने में एक दफा, और जिन दिनों में ये एपिडेमिक आए या खतरा हो उसमें डियाग जो है वो ये 2 हफ्ते बाद इनकी मीटिंग मैंडेटरी थी। इवन जो है पिछली गवर्नमेंट जो थी पेंडेमिक के दिनों में जो उनके सीएम थे वो हर वीकली इस मीटिंग को चेयर करते थे। उसके बाद ये होता था कि उसी मीटिंग के तहत जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जो स्प्रेज हैं, जो लार्वा तलब करने वाली टीमें हैं, वो सारी की सारी उनके अंडर काम करती थी। तो बड़ा एक सेंट्रली शानदार काम हुआ था। हमें मानना पड़ेगा पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, लेकिन माजी में पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत का फेलियर तो डॉक्टर सलमान नजर आ रहा है सब लोगों को। कुदरत की जानिब से क्या इंतजाम है कि ये साइकिल कब तक कम होने का इम्कान है? देखिए अभी तो 2 महीने ये चलेगा। अगर यही सूरत हाल रही, बारिशों का पानी भी रहा और माजी के जो हमारे तजर्बात हैं, और अभी अगर जो स्पीड से लार्वा पल रहा है, अगर ये थोड़ा सा और पल गया तो शायद ये इस सीजन हमसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, अल्लाह ना करे। तो ऑलरेडी जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो आपको पता बर्न आउट हैं इन द इश्यूज इन द लाइन ऑफ कोविड एंड ऑल द अदर एपिडेमिक्स। तो मेरा ख्याल है कि ये महकमा सेहत के ऊपर एक डबल बर्डन होने जा रहा है उस वक्त जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो कोरोना के साथ साथ डेंगू का अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये महकमा सेहत के लिए एक बहुत बड़ी कुदरती आफत साबित होगी। तो एक डेंगू का पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है, डायग्नोज होता है, तो उसे ट्रीट कैसे किया जाता है डॉक्टर सलमान? देखिए इसका ट्रीटमेंट तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओवर द टाइम सीख लिया है। बल्कि अब तो आप देखेंगे पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं जहाँ पे ये नई डिजीज गई है वहाँ सिखा रहे हैं। तो इसका पहले जो मॉर्टेलिटी है आपने देखा है बहुत ज्यादा था 2013-14 में। तो अब इसमें तो बेसिकली मॉनिटरिंग है, और मॉनिटरिंग ऑफ द वाइटल्स है, ब्लड प्रेशर है, पेशेंट के कोमॉर्बिडिटीज हैं कि अगर उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है तो उसको कैसे डील करना है। तो ज्यादा से ज्यादा ये कि हॉस्पिटलाइज करके उसकी नर्सिंग केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट इसका कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान हसीब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियां नवीद आपका नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मुझे अमजद साहब से बात करनी है। अमजद साहब, जो पाकिस्तान के अंदर एक मॉरल और इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन आया है कि जिस तरह से बड़े बड़े लोगों की जो वीडियोस होती हैं वो सरफेस होती हैं, उसके बावजूद उनकी पब्लिक लाइफ बरकरार रहती है। अब जो जिस तरह से इन पेंडोरा पेपर्स में इन बड़े बड़े लोगों के नाम आए हैं, उसके बावजूद वो लोग बड़े धड़ल्ले के साथ सरकारी फंक्शंस के अंदर शिरकत कर रहे हैं, अपने ओहदों के साथ चिमटे हुए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर ना सिविल सोसाइटी हरकत में हमें नजर आती है, ना उस तरह से हमें जुडिशरी एक्टिव नजर आती है, और इदारे तो हैं ही हुकूमत के अंगूठे के नीचे। तो पाकिस्तान के अंदर कोई आप रोशनी देखते हैं एट द एंड ऑफ द टनल अमजद साहब? देखिए बात यह है कि जो जिन खराबियों की बुराइयों की निशानदेही आप कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि लोगों की खामोशी, माशरे की खामोशी जो है ना, वो उसकी रीज़न ये है कि पीछे माजी में बहुत कुछ हो चुका, बहुत चीज़ें सामने आई। एक टाइम था जब लोग इन चीज़ों का असर लेते थे और ये कहते थे कि जी की उम्मीद थी एक, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब हर रोज़ एक नई चीज़ आती है और फिर आने वाले वक्त में उसके ऊपर होता कुछ नहीं है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी को पकड़ा नहीं जाता, किसी से कुछ उगलवाया नहीं जा सकता, तो फिर लोग जैसे होता है ना आदी होते जा रहे हैं इन चीज़ों के। अब वो देखते हैं कि जी कि होना तो कुछ नहीं, तो हम क्यों अपना टाइम ज़ाया करें। ये एक बेहिसी है। तो जिस बरतानिया और हॉलैंड की मिसालें वजीर आजम देते हैं, अगर वहां पर ऐसा होता तो वजीर आजम की ख्वाहिश हो सकती है कि जी कि ये उस तरह का निज़ाम जहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे कानून की अमलदारी है, लोग अबव द लॉ नहीं है कोई भी वहाँ पे बंदा, वो कानून की पासदारी करते हैं। और यहाँ पे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो, चाहे वो मैं कहता हूँ जुडिशरी से लेके हर शोबे तक, चाहे वो सहाफत भी क्यों ना हो, अगर आप कानून की पासदारी करें, कानून का अपना रास्ता बनाए और किसी को भी वो ये ना समझें कि इससे बालातर है कोई भी, तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत सी चीजें ये ठीक होना शुरू हो जाएंगी। पेंडोरा पेपर्स में जो नाम आए हैं उनमें से कोई नाम देखकर आपको हैरत हुई अमजद साहब?
मुझे तो वैसे सच्ची बात है कि ये एक आज मुझे हैरत हुई, मुझे जिस बात पे, वो हैरत मैं आपको बता देता हूँ। मुझे हैरत हुई शेख रशीद के बयान से। शेख रशीद ने ये कहा यस मैं आपको कह रहा हूँ, उन्होंने कहा जी कि ये तो टाई फिश, मतलब उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, इसी वजह से कमेटी बन गई। तो ये कमेटी बन गई, और कमेटियों का जो आपने देखा इससे पहले भी जो हश्र हुआ, मेरा ख्याल है अभी भी उसी तरह का कोई यहाँ पे मामला होगा, और इसके ऊपर मिट्टी पाव वाला मामला यानी इसके मुतालिक जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो स्टांस है, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, करप्शन से पाकिस्तान, तो वो यहाँ पर सियासी मसलहत का शिकार हो सकता है। यस, अभी आप मदनी साहब से बात कर रहे थे कुछ देर पहले, तो मैं उस पर जो बात कर रहे थे, मैं ये कहना चाहूँ कि उसमें सियासी मजबूरियां उनकी, जितनी कमजोर हुकूमत जिस तरह के चंद वोटों के सहारे पे खड़ी है, और जो हर रोज एक नई चीज यहाँ पे आती है, और उसमें मैं कहता हूँ कि वजीर आजम की जो कमजोर मखलूत हुकूमत होती है, ये डिजाइन जानबूझ के हुकूमत की ये तो अरसे से ऐसा ही हो रहा है, और इसी तरह से आ रहा है कि जी कि आप कभी उसको किसी न किसी बैसाखी के सहारे खड़ा किया जाता है। और मेरे ख्याल में जब तक ये हमारी सियासी क़यादत जो है थोड़ा सा वो स्टैंड ले ना इसके ऊपर, उसको थोड़ा सा दिलेरी के साथ फैसले करने चाहिए कि वो इस तरह की कमजोर हुकूमत में को अपने क्यों चिपटे रहते हैं उसके ऊपर। वो जब किसी को अगर फर्ज करें वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, तो वो कहें जी कि हम नहीं बना सकते उस पर। ऐसा होता है दुनिया के अंदर, जब कोई ऐसा इत्तेहाद नजर आता है कि जी कि हुकूमत बनाने की पोजीशन में कोई पार्टी नहीं है, तो दोबारा इलेक्शन करवा दिए जाते हैं। जब तक कोई वाज़ेह अक्सरियत ना किसी पार्टी को मिले, जो जिसके पास इख्तियार ना हो फैसला साजी का, उस वक्त तक साहब का यही कहना था कि पेंडोरा पेपर्स में जो नाम सामने आए हैं उनके ऊपर तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन ये एक मखलूत हुकूमत है जो बैसाखियों के सहारे खड़ी है, और ऐसे में वजीर आज़म के लिए किसी भी किस्म का बोल्ड फैसला करना मुश्किल होगा, सवाए इसके कि वो किसी खास बंदे के जेल के कमरे से एसी उतरवा दे। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।